का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ रहेगा या ओवैसी की तरफ भी एक नजर फेरेगा? आज इस पर होगी हमारी बड़ी बहस। हमारे मेहमान भी हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि चौबे हमारे साथ भाजपा से पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सारिक सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशरत खान AMIM के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुड़ेंगे हमारे साथ। चंद्रमणि जी, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या विपक्ष की एकता से बीजेपी चिंतित नजर आ रही है? चंद्रमणि जी। बीजेपी को बिल्कुल चिंता नहीं है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, शुरू से अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की चिंता कर रही है जी। हम जात और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं जी। और जितने सनातनी भाई हमारे हैं, बहनें हैं, परिवार हैं, बिल्कुल सबको पता है कि कल्याण हमारा कहाँ है, हमारा लीडर कौन है, कहाँ हम सुरक्षित हैं, किसके हाथों में देश सुरक्षित है। और चिंता तो इनको करनी चाहिए जो आज सहारा ले रहे हैं PDA। अरे भाई, आज आप PDA कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो शुरू से जो बिल्कुल पिछड़ा व्यक्ति अंतिम लाइन में खड़ा है उसकी चिंता करती है। भाजपा की सरकार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता ये ब्राह्मण की पार्टी है या ठाकुर साहब की पार्टी है या श्रीवास्तव जी की पार्टी है या बिल्कुल अन्य पिछड़ों की पार्टी है, दलित की पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विश्वास वाली पार्टी है जी। चौबे जी, ओवैसी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ओवैसी जी के कथन को, ओवैसी जी देखिए, ओवैसी जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपने एक सभी जगह उनका अपना एक वोट कैडर है, उनकी विचारधारा पे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हर व्यक्ति का एक प्रभाव होता है, एक आभा मंडल होता है। निश्चित रूप से उनका भी एक आभा मंडल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उनका आभा मंडल है और उसका उनका असर है भाई बिल्कुल सभी स्टेटों में। सर, अभी बिहार का चुनाव लीजिए, हम सभी लोग बात कर रहे थे, मुझे याद है बड़े बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल कह रहे थे कि भाई ओवैसी जी का यहाँ पर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और क्या हुआ? सीटें मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग कह रहे थे एक भी कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कितना डिस्टर्ब हुआ। बिल्कुल। आप कहीं भी प्रदेश का चुनाव उठा के देखेंगे, उनकी विचारधारा है, उनका अपना आभा मंडल है, उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वह यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की जमीन नहीं है। उनका बहुत जनाधार, अगर प्रयास मेहनत करेंगे तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जी जी जी, जिसका जनता पर भरोसा, जो भी जिताएगा वो भी जीतेगा। और क्या आपके मोहम्मद शारिक, आपके पास बैटरी इशू है, इन्वर्टर प्रॉब्लम है। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हेडेक। ले आइए ओकाया पावर पेयर, वन सोल्यूशन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आएंगे। क्या सपा मुस्लिम वोटों को लेकर पूरी तरीके से अस्वस्थ दिखाई दे रही है यूपी में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हमेशा जो है कम्युनिस्ट ताकत के खिलाफ जो है जाकर सेकुलर पार्टियों को वोट देता है और हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को तरजीह देते हुए हमेशा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उन ताकतों को रोका है जो इस देश के लिए जो है विपरीत परिस्थितियां लाकर खड़ी करते हैं। उनके लिए हमेशा जो है मुसलमानों ने सेकुलर ताकतों को जो है हमेशा मजबूत किया है। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट है, आश्वस्त नहीं, ये संतुष्ट है कि समाजवादी पार्टी का वो एक अच्छे जो है रूप में उनको वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी से लगभग उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अधिकतर मुसलमान जो है उनसे जुड़े हुए हैं और कोई भी परेशानी स्थिति नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तमाम पार्टी आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, सबके अपने एजेंडे होते हैं, सबके अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन वो मुद्दों पे वही खड़ा हो सकता है जो वहां की प्रदेश की जनता के जो मुद्दे, असल मुद्दे उठाता है वो होता है। यहाँ पर बहुत सी पार्टी आती है जो है अपने अलग अलग तरीके से, कोई धर्म आधारित बात करता है, कोई जात आधारित बात करता है, कोई बात करता है, लेकिन असल में हमारा जो है जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है कि जो है हर वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले। और इसी को लेकर आगे हम लोग बढ़ते चले आए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग का समाज हो, सभी धर्म से हम लोग को वोट। सारिक जी, विपक्षी एकता में इतनी बाधा क्यों आ रही है लगातार? विपक्षी एकता में इतनी बाधा क्यों आ रही है लगातार? देखिए, बाधाएं तो जो है डाली जा रही है। बाधाएं जैसे पश्चिम बंगाल में डाली गई, आसाम में डाली गई, तमाम जहां जहां चुनाव, पश्चिम दिल्ली के अंदर जब इससे पहले चुनाव हुए थे वहां बाधाएं डाली गई। क्योंकि जितने भी सरकारी तंत्र हैं, ये मौजूदा सरकार अपने सारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सारे प्रदेशों की सरकार रोकना चाहती है। क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रदेशों में भी हमारी सरकार हो। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जी सरकार थी, तो कितनी बेहतरीन शिक्षा के ऊपर काम किया उन्होंने। पानी की जो अब किल्लतें आ रही है, उन्होंने जब अपनी सरकार में
काफी दूर करी थी। तो अब जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं। और किस तरह सरकार ली गई ये भी लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए गए, वो आरोप कितने सिद्ध हुए ये भी आपने देखा। इसी बिल्कुल। तरह पश्चिम बंगाल में आ जाइए, पश्चिम बंगाल में आप आए तो क्या क्या नहीं किया गया। यूपी के अधिकारी वहां पे भेजे गए, हाँ। वहां पे जो है पूरा सिस्टम को लगाया गया। और अभी हाल में ही ईवीएम जो है, जो 400 ईवीएम जलने के जो है फुटेज जारी हुए कि आग लग गई। तो ये सब ये कहीं ना कहीं एक संदिग्ध में जो है संदिग्धता जो है खेल रहा है संदिग्ध में, है कि आप अपनी नाकामी को तुरंत जो है जला देते हो, छुपा देते हो, कर देते हो। और पूरा देश जान चुका है कि आप किन तंत्रों के आधार पर किस तरह सरकार का गठन कर लो। तो हम सिर्फ इस बात पर फोकस करके अपने जो है नौजवानों को, अपने जो है जो भी हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको आह्वान करते हैं कि इस सब चीज को देखते हुए, संघर्ष करते हुए जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर ही हमें काम करना है। हमें धर्म आधारित कोई भी मुद्दे, कोई जात आधारित कोई भी मुद्दों पे नहीं छूना है, क्योंकि देश की उन्नति शिक्षा कर सकती है, देश की उन्नति आएंगे आपके पास। चौबे जी का रुख कर लें जरा, हमारी सेकुलरिज्म आएंगे आपके पास चौबे जी का रुख। चौबे जी, क्या बीजेपी की ओवैसी की सक्रियता बीजेपी के लिए फायदा है या खतरा है? चंद्रमणि जी। ओवैसी जी चाहे सक्रिय रहे और चाहे ना सक्रिय रहे, मैं बार बार वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में वह पार्टी की आज भारत में मिला जुला के लगभग 20 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। तो ये देश का नौजवान, इस देश की मात्र शक्ति कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर, अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में बनता हुआ उनको नजर आ रहा कि हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा और रोजगार हमें कहाँ मिलने वाला है, कहाँ हम रोजगार। लेकिन लाइन में खड़े हैं। लेकिन युवा तो परेशान अभी भी है ना चौबे जी, युवा तो परेशान आपकी सरकार में अभी भी है। आज हाँ, हम मानते हैं परेशान होंगे, बिल्कुल है। आज आप गौर करेंगे, आप ऐसे युवाओं को भी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वह सरकार है जिस सरकार ने जो भी अभ्यर्थी हैं मेहनत करके, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, अन्य जितनी भी विभाग हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आएंगे आपके पास, सारिक आपके पास आएंगे। पेपर लीक पे हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें लापरवाही बरती गई है जी, खारिज करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं किसी विषय में, चाहे वो अपराध को लेके हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो। तो ये सरकार वो सरकार है जो बिल्कुल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार है। इसीलिए आज दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रदेशों में हमारी सरकार को जनता, जो हमारे भाषा भाषी नहीं है, वो भी हमारे विचारों को, हमारे जो एम्स है उसको समझ के आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्टेटों में सरकार बना रहे हैं। धोखा देके कहीं सरकार बना लेना, कभी सांसद अधिक बढ़ जाना, ये सब चीजें चला करती हैं। लेकिन अब ये तो राजकाज है, जान चुकी है, जाग चुकी है। चंद्रमणि, ये तो राजकाज है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार भारी मतों से बनने वाली है। आपके पास आएंगे। हमारे साथ पैनल में AIMM के जुड़े हुए हैं प्रवक्ता इशरत खान, उनका रुख कर लेंगे। ओवैसी का बयान प्रस्ताव है, दबाव की राजनीति है? इशरत जी, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी का ये जो बयान सामने आया उसमें प्रस्ताव है या दबाव की राजनीति सामने आ रही है? इशरत जी। सर, इसे प्रस्ताव नहीं, इसे कहते हैं हिस्सेदारी की राजनीति जी। जो आज मुसलमानों के साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या तमाम झूठे सेकुलर दल जी, अभी तक जो 67 साल हुकूमत में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रही, सपा पर भरोसा क्यों नहीं है? इशरत जी, समझ रखा है, सपा पर भरोसा क्यों नहीं है? सर, सपा पे भरोसा क्यों नहीं है? आजम खान कहाँ है? जेल में। इनको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों की राजनीति का चूत बना के रखा है। इनको लीडरशिप नहीं चाहिए, इनको सिर्फ वोट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मुजफ्फरनगर जैसे 470 दंगे 2012 से 2017 के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुए थे, उसमें से 10 से 12 दंगे तो सिर्फ कन्नौज में। आप किसकी बात, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो? हाँ, यही लड़ने आए हम। ये जो हुकूमत में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ होगी तो ये कुर्सी का चौथा पाया बनके, अगर ये गलत करेंगे तो वही कुर्सी को हम हिलाने वाले बन जाएंगे। उसकी राजनीति करते हैं हम। मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिस्सेदारी दिलाने की काम कर रहे हैं जी। मनीष जी, आपके पास रुक करेंगे। ईश्वर जी, आएंगे आपके पास। मनीष जी,
यूपी में मुस्लिम राजनीति का नया अध्याय शुरू हो रहा है क्या मनीष जी? बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो रहा है जी। दरअसल क्या है, जिस तरीके से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से हिंदूवादी हितों की प्राथमिकता देती है, ये बात सत्य है। ये अलग बात है कि वो संविधान के दायरे बिल्कुल, में वो तो काम है, करते वो तो हैं है, सत्य है, बिल्कुल। और अपने आप को ये भी कहते हैं कि वो सेकुलर है, लेकिन वो विपक्षी दलों की नजर में, मुसलमानों की नजर में वो हिंदूवादी पार्टी है। और जो AIMIM है, ये स्पष्ट रूप से मुस्लिम हितों को ध्यान रखने की पार्टी है। इस बार जो बंगाल में जो चुनाव हुए उसके परिणाम आएंगे आपके पास। ईश्वर जी आपके पास आएंगे, सुन लेने दीजिए मनीष जी को, सुन लेने दीजिए, आपके पास आएंगे ईश्वर जी। ईश्वर जी आएंगे आपके पास, जो आज ईश्वर जी आएंगे आपके पास। पहले मनीष जी की पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। कोई बोलता नहीं है। ईश्वर जी एक सेकंड, पहले मनीष जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब आपके पास आएंगे। ऐसे में अगर कोई एक पार्टी जी, अगर कोई एक पार्टी ये कहती है कि हमें मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलानी है, तो गलत क्या है? सही बात है भाई। अगर वो कह रही है कि एक पार्टी कहती है कि हम हिंदू हितों की रक्षा करेंगे, एक पार्टी कह रही मुसलमानों का ख्याल रखेंगे, तो गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये कहती है मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री मुसलमानों का नहीं बनेगा। और अगर ओवैसी कहता है मुसलमानों का मुख्यमंत्री बनेगा, तो गलत क्या है? सबको संविधान में अधिकार तो बराबर है, तो AIMIM गलत क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी को भी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि डिप्टी सी क्या यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है? क्या मुसलमान नहीं हो सकता? तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसे पार्टी के साथ रहे, या AIMIM जैसी मुस्लिम हित की पार्टी के साथ रहे, या उस पार्टी के साथ रहे जो सबके साथ समान व्यवहार कर रही भाजपा के साथ रहे, ये मुसलमानों को तय करना है। जी मनीष जी। तो ओवैसी अगर यहाँ ताल ठोक रही है, तो दरअसल दिक्कत समाजवादी पार्टी को हो रही है जी। वो समाजवादी पार्टी जो बड़ा होने की वजह से कांग्रेस को भाव नहीं देती, AIMIM के आने से परेशानी में पड़ गई है। बिल्कुल। तो ऐसे में AIMIM का ये दांव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने वाला है। और मुझे लगता है अगर उनका ये दांव ठीक चला, तो जैसे बिहार में उन्होंने अपनी पोजीशन प्रूव की, बंगाल में अपनी पोजीशन दिखाई, उत्तर प्रदेश में भी आज वो अपनी अगर पहचान बनाएंगे तो अगले 10 साल में एक ताकत बन जाएंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 20% अगर जितनी आबादी मुसलमान हिंदुओं की, उससे 25% आबादी मुसलमानों की, यानी 4 पे 1, यानी 4 पे 1 का मतलब है अगर 200 सीट यूपी में, तो 50 सीट मुसलमानों की होनी चाहिए। लेकिन मुसलमान विधायक हैं कितने? तो AIMIM इसी मुद्दे को उठा रही है। बिल्कुल। चूंकि मुसलमान फ्रेगमेंटेड है, लेकिन मनीष जी एक तरफ से ये भी तो बयान सामने आ रहा है कि हिस्सेदारी, बंटवारा, ये सब भी तो चीजें सामने आ रही है ना मनीष जी, ओवैसी की तरफ से। सबको अपना अपना कहने का अधिकार है। योगी जी अपनी बात को अपने तरीके से रख रहे हैं, बिल्कुल। अखिलेश यादव अपने तरीके से रख रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी वैसे तो आजम खान की चिंता करती है, लेकिन आजम खान जेल गए तो कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। और फिर अकेले आजम खान थोड़े ही हैं, अकेले आजम खान थोड़े ही मुसलमानों के नेता, बिल्कुल। मुसलमानों के सैकड़ों नेता है। इशरत खान भी तो नेता है, मोहम्मद शारिक भी तो नेता है, इनका नंबर कब आएगा? सही बात है, आएंगे आपके पास मनीष जी। जी शारिक जी का रुख कर लें। शारिक जी, क्या ओवैसी विपक्ष को हिस्सा बनना चाहता है? विपक्ष को अपनी ताकत दिखा रहा है। शारिक जी, ओवैसी हिस्सा बनना चाहता है या ताकत दिखा रहा है विपक्ष को? ये तो भाई एंकर जी, नाम नहीं मालूम आपका, आप अपनी शब्दावली सही करें। दिखा रहा क्या होता है? ये सर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हाँ। आपको बता दे, पिताजी जैसे बैरिस्टर थे, वैसे ही मेरी भाषा शैली हमेशा सही रही है ईश्वर जी। आपके शब्दावली ठीक नहीं है सर। क्या नहीं ठीक है? मैंने उनसे यही तो बोला। असीरुद्दीन ओवैसी जी क्या दिखाना चाहते हैं? ओवैसी जी क्या दिखाना चाहते हैं? आप सही है, आप सही है। नहीं, पहले भी ठीक ही थी। आप मुझे मत सिखाइए, मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं अपना पढ़ पढ़ा के बैठा हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। आप मुझे मत सिखाइए। बोलिए, बोलिए ईश्वर जी, बोलिए शारिक जी। शारिक जी बोलिए आप। एक मिनट, मोदी कह सकते हो आप भी कह सकते हो, आप भी मोदी को खूब कह सकते हो, आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हो। शारिक जी आप बोलिए। बदतमीजी कर लो तो कोई बात नहीं, तो मोदी करते रहो तब कोई बात नहीं। मोदी के नाम पे बदतमीजी करो तो कोई बात नहीं। आज उसने ओवैसी कैसे बुरा लग गया आपको? कोई बात होती है? मोदी के नाम पे गालियां दो, ओवैसी नहीं सर,
हमसे बड़ा है कोई, इज्जत तो देनी है कि नहीं? इज्जत मैं सबको देता हूँ, आपको मैंने ईश्वर जी करके बात करी है। ईश्वर जी, मैंने आपसे भी जी करके ही बात करी है। मोहम्मद सारिक, आप बोलिए, आपका जवाब मैं सुनना चाहूंगा। यहाँ पे भारत की मीडिया को बाईपास किया जा रहा है। असल में मसला यही है जी। कि ये जितने लोग हैं ये सब देश के मुद्दे को भटकाकर दूसरे पर्सनल इशू लाकर जो है बिल्कुल डिबेट को, बात को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसी साहब एक देश के सम्मानित नेता है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका पूरा अधिकार है कि वो देश के किसी कोने में जाकर चुनाव लड़े। ठीक है, हिस्सेदारी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास आएंगे, पहले सारिक जी का पूरा पक्ष तो हो जाए। समस्या है सर शरद भाई के सुनने की क्षमता नहीं है जी। आप मेरी बात पूरी होती फिर अपने टर्म में बोलिएगा, ठीक है। इससे पहले महाराष्ट्र सुनने की क्षमता है, अच्छी चीज है, 2 सीटें जीती। असल में है कि जी जी सारिक जी, इनके लड़ने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन इनके चुनाव लड़ने से जो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जो सिस्टम है होता है, वो अच्छे रूप से कर लेते हैं। इनका नाम सिर्फ इस्तेमाल होता है, इनका काम कुछ भी नहीं है। जब ये इलेक्शन होते हैं तो उनको 1500 से ज्यादा कोई सीट पे वोट नहीं मिलते, 2-4 सीट वो इस्तेमाल का तंत्र किया जाता है। और दूसरी ये बात कहना है कि हिस्सेदारी क्या सिर्फ विपक्ष हिस्सेदारी से आप बात करते हैं? 2014 से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उनके खिलाफ ना एक आंदोलन करते हैं, ना उनके खिलाफ कोई सवाल जवाब मांगते हैं, ना उनसे कोई सवाल करते हैं। दूसरी चीज, जहां पर सेकुलर पार्टियां जहां साथ गए, आपने देखा कि आपकी क्या स्थिति रही। चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है, इस देश के अंदर ना जाने कितनी पार्टियां हैं, 3000 लगभग पार्टियां हैं, बिल्कुल। सभी को अधिकार और सभी चाहती है मेरी सत्ता बने। लेकिन असल बात ये है, जहां आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या वहां की जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है? जी ठीक है, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर आप पश्चिम बंगाल के अंदर गए, क्या आपने किया? कुछ खास नहीं किया। और हम इसका विरोध भी नहीं करते। 1000 करोड़ रुपए का पैकेज उसको मिला बंगाल चुनाव में जाए करने के लिए। जब देश का मुसलमान खुद चाहता है कि देश में शांति रहे, अशांति ना फैले, वो आप अशांति की बात करते हो। कोई नहीं चाहता कि अशांति फैले। शिक्षा स्वास्थ्य की है, वहां पे बात करनी चाहिए जी। तो आप हुमायूं कबीर के साथ जाकर आपने क्या साबित किया? आसाम के अंदर आप क्या परिवर्तन पहले से कम हो गए जी। ठीक है, आसाम के अंदर के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो भी वोट दिए, वहां के ज्यादा विधायक जीते। हाँ, एक दौर आएंगे शारिक आपके पास, चंद्रमणि चौबे जी का रुख कर लें जरा। हो सकता है वोट हमें कम ज्यादा मिल रहे जी, लेकिन हमारी शाख इतनी कमजोर नहीं है कि हमें लोग सुनना ना पसंद करें जी। शारिक जी आएंगे आपके पास, आएंगे के साथ जी, आएंगे आपके पास। चंद्रमणि जी, आप बताइए कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा? मुस्लिम वोटों का बंटवारा, देखिए, पहली बात तो शायद इनको जानकारी नहीं, ये कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति जी इस संविधान में कहीं भी अपना राजनीतिक, चूंकि पार्टी है, कहीं भी लड़ सकती है, कहीं भी उनका अपना हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी तय करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। आज इनको इतनी चिंता हो रही, बात कर रहे बिहार में 0 से 5 सीटें लेने वाली है ओवैसी जी की पार्टी जी। अरे तो आप गठबंधन में ले लीजिए ना, आप ले लीजिए उनको 50 सीटें। अरे शारिक जी, पहले उनका पक्ष रख लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। शारिक जी अभी आएंगे आपके पास, शारिक जी आएंगे आपके पास। अरे आप देख, अरे यही तो बात है कि पार्टी है। आज आपको खलबली इतनी क्यों मच रही भाई? आपको खलबली इतनी क्यों, तब पेट में दर्द क्यों? शारिक जी आएंगे आपके पास, चंद्रमणि जी की आवाज पक्ष तो सुन लेने दीजिए। शारिक जी आएंगे आपके पास, ये समाजवादी पार्टी, मनीष जी आएंगे आपके पास, मनीष जी आएंगे आपके पास। शारिक जी एक सेकंड बोलिए। चौबे लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये पीडीएफ फर्जी गठबंधन बना के जो बता रहे हैं लोगों को धोखा देकर जी, आज इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? अगर ओवैसी जी अपना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करना चाहते, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते, मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कुछ नहीं था। 1 से 3 से लेके आज हम कहां पर हैं, पूरे देश में छाए हुए हैं। बिल्कुल। इसी तरह ओवैसी जी को भी अपना अधिकार है, बिल्कुल सबको होता है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, चौबे जी, सबको अधिकार होता है कि वो 1 से 100 करें। आप भी कराना चाहते हैं, आप देश में आपने आग लगा कर आए, आप क्या वो चाहते हैं? आप बोलोगे एक बार बोलूंगा 4 बार, सुनने की क्षमता रख लो, थोड़ा सुन लो भाई जी, थोड़ा सुन लो। हाँ बोलिए चौबे जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से अगर ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी ये कह रही है, कोई भी लीडर कह रहा है अपनी
जाति को लेके, विशेष जाति वर्ग को लेके, जी। अगर मुस्लिम को, समुदाय को यह सिर्फ दरी बिछाने वाला नहीं समझते तो वास्तविक रूप से क्यों नहीं कभी डिप्टी सीएम बना दिया, जी। सीएम बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्यों नहीं प्रमुख उनको स्थान दिया? आज स्थान मिल रहा होता तो आज ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में कदम रखने से घबराते हैं, लेकिन आपने वोट का सिर्फ वोटर समझा उनको, वोट की मतलब इस्तेमाल किया, वोट लिया और निगलेक्ट कर दिया। इतने बड़े लीडर जो इस शिखर पे पहुंचे आएंगे, चौबे जी आपके पास आएंगे। मनीष जी क्या कुछ कह रहे तो सुन लें जरा। संख्यक समुदाय को जोड़कर आगे रखने वाले जी, चौबे जी आएंगे आपके पास। चौबे जी आएंगे आपके पास। मनीष जी सुन लें क्या कुछ कह रहे थे। मनीष जी बोलिए आप। चलिए आप दिख रहा है, देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखिए भाजपा नेता की, और समाजवादी पार्टी के जो चेहरे पर बौखलाहट है जी, वो बता रही है कि इनके पांव उखड़ जाएंगे जी, क्योंकि इस फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में जी, जो इन्होंने पीडीए बनाया उसमें इन्होंने मुस्लिम्स को प्राथमिकता दी, लेकिन ये उनको भी तो लगता है कि एक दिन उनको भी तो बड़ी पोजीशन चाहिए केंद्र में जी, तो और उनके पास स्पष्ट मुस्लिम राजनीति करते हैं वो, बिल्कुल। मोदी जी का स्पष्ट विरोधी है, स्पष्ट विरोध करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो मुस्लिम हित के अलावा राष्ट्र हित की बात भी कभी कभी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे में मुसलमानों को ये दिखाई देगा कि भाई हम उन लोगों के पास क्यों जाएं जो सेकुलरिज्म के नाम पे चंदा बांट जो प्रसाद बांटते हैं, हम एक उसी के पास जाते हैं जो पूरा पूरा मुसलमानों की बात करता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। ईश्वर जी आपके पास आएंगे। मनीष जी एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। ईश्वर जी, एनडीए का गठबंधन कर सकते हैं क्या असरुद्दीन ओवैसी जी? एनडीए से गठबंधन कर सकते हैं 2027 में? ईश्वर जी आवाज आ रही है आपको? जो भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं जी, उन तमाम दलों के साथ ये तो खुला आपने कह दिया, सकते हैं। ये तो आपने खुला कह दिया कि हम एनडीए से गठबंधन कर लेंगे ईश्वर जी, कि जो भी हराना चाहती है हम उसके साथ कर ले जाएंगे, ये तो आपने खुला कह दिया ईश्वर जी। एनडीए के साथ कौन? एनडीए साथ महा के साथ तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही ईश्वर जी। कभी एक साथ नहीं आ सकते ईश्वर जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पार्टी के साथ नहीं आ सकते। हेलो जी आ रही है, बोलिए। जैसे समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी हम नहीं मिल सकते। अच्छा, क्योंकि ये कानून को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने हमेशा हाशिए पे रखा है मुसलमानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं और आज जो आग लगी पड़ी है समाजवादी पार्टी या तमाम लोग हैं, वो बता रहा है कि ओवैसी के भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं करते हैं। आप हैदराबाद का मॉड्यूल समझे मोहसिन साहब, हैदराबाद में आज हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आई? कभी इस पे गौर किया? जबकि हम हुकूमत में नहीं है, ये हक बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नहीं आई जबकि 12% सिर्फ मुसलमान है वहां पर। 12% मुसलमान होने पर एआईएमएम का क्या बड़ा लक्षण नजर आ रहा है? सर मॉड्यूल समझ ले पहले उनके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जी, तो हमेशा हैदराबाद के लिए बोलते हैं जी, जी। हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी आज तक क्यों नहीं आई हुकूमत में जबकि मुसलमान बात है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच रही है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी बहुत ईश्वर जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच रही है हमारे पास। सर मैं ये कह रहा हूं जी, भारतीय जनता पार्टी आज तक हुकूमत में तेलंगाना में नहीं आई। आप अपना फ्रेम सही कर लीजिए, वहां पर आप पीछे होकर थोड़ा सा बैठिए, आपका केवल फेस नहीं आ रहा सही से। जी अब आप बोलिए। सर 12% मुसलमान होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई वहां पर। वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में, और तेलंगाना में जो हुकूमत बनी है हमेशा सेकुलर दल रहती है, और ये भी सच है वहां के सेकुलर दल मुस्लिमीन की पकड़ नहीं ले पाते, तो चाहे वो कोई भी समाज तमाम झूठे से जो भी सेकुलर दल है हमारे बगैर डिसीजन नहीं लेते हैं। वही हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर दूर रखना है तो आप मॉड्यूल को समझे, हैदराबाद को। हैदराबाद में मॉड्यूल क्या 27 में प्लान है। अगर ये महागठबंधन या फिर ये समाजवादी पार्टी या फिर जो भी मजबूत है जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर हम नहीं आते हैं तो हम 200 से भी ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, और उस वक्त तक ये लोना धोना करेंगे तो मैं नहीं सुनने वाला जी, क्योंकि हमने तो इनको बोला है। आपकी थोड़ी मर्यादा रखिए ईश्वर जी, थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा रखिए प्लीज।
नहीं आई। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है ईश्वर जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। आएंगे आपके पास चंद्रमणि जी। भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे ये। शारिक जी आप बोलिए। शारिक जी देखिए, अभी इशरत भाई ने एक बात कही है जी कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। हाँ, हम इशरत भाई से पूछना चाहते हैं तेलंगाना बने हुए अभी वक्त कितना हुआ है, लेकिन जहां से तेलंगाना निकला है वहां पर अभी किसकी सहयोगी की सरकार है? ये सवाल है, बताएं। ईश्वर जी आप एक खुली धमकी दे रहे हैं कि 200 लड़ेंगे। अरे आप 200 नहीं, आप पूरी 403 लड़िए। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। किसने रोका है भाई? किसी ने नहीं। लोकतांत्रिक है, हर कोई आता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है और कितनी भी सीटों पे लड़ सकती है। जनता तय करेगी, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। बिल्कुल उनके हाथ में है कमान। अकेले मोहम्मद शारिक नहीं तय कर सकते हैं। अगर नहीं अकेले आओगे मोहम्मद शारिक तो तय कर ऐसे ही सकते हैं। रोना चालू रखें। जी ईश्वर जी आपका पूरा पक्ष सुना था ना, मोहम्मद शारिक जी का सुन लेने दीजिए। ईश्वर जी आपके पास आएंगे। शारिक जी बोलिए अब आप। अब हमने कहा कि आपको बिहार के अंदर आपने चुनाव लड़ा, किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी, किसी को आपत्ति नहीं। क्या स्थिति हुई ये भी लोगों ने देखा, तो सब सीख रहे हैं, सब जान रहे हैं। अब आप वही आज उत्तर प्रदेश में आओ तो आप 200 ना लड़िए, आप 430 सीटें लड़िए। ये तो जनता तय करेगी। आईएम का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हिस्सेदारी की बात करी, अरे आप हिस्सेदारी का पहले पैमाना तो बताइए। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 45 मुस्लिम विधायक नहीं बने यही सपा सरकार में, समाजवादी पार्टी में? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं पर 25 विभाग नहीं रहे? 25 विभाग नहीं रहे? अरे ईश्वर जी आएंगे आपके पास भाई, सुन लेने दीजिए शारिक जी को एक बार। आपके पास आएंगे, आपका पूरा पक्ष सुनेंगे। वो महबूब अली साहब हो, मंजर शाहिद मंजूर जी हो, जावेद अली जी हैं, बिल्कुल इस तरह के सैकड़ों नाम गिरा दें। क्या वो इस प्रदेश के नेता नहीं थे? असल में मुद्दा क्या है, आप कहते हो कि हम ही सब कुछ है। क्या आप उनको नेता नहीं मानते हो? क्या हमने जो नाम गिनाए हैं क्या ये नेता नहीं है? तो आप पैमाना क्या आता है? क्या उर्दू शिक्षा के ऊपर जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये उर्दू बोर्ड खत्म करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से बच गया, तो ये देन किसकी है? ये देन किसकी है? समाजवादी पार्टी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी शिक्षा भर्ती में क्या जो है सभी वर्ग को हिस्सेदारी नहीं मिली? क्या पुलिस भर्ती में सभी को हिस्सेदारी नहीं मिली? सही बात है। क्या चमड़ा उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग को ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर जो भी सहयोग थी, क्या इस सपा सरकार में या बसपा सरकार में उनको सहयोग नहीं मिला? आज वो उद्योग कहां से कहां चला गया? तो आप जिनसे सवाल करना उनसे सवाल नहीं करते हो। सवाल करना चाहिए 24 जी से कि ये उद्योग क्यों बांग्लादेश जा रहा है, ये उद्योग क्यों दूसरे प्रदेश जा रहा है, अपने प्रदेश में क्यों नहीं है? आपको इस पर मतलब ही नहीं है। आपको मतलब सिर्फ ये है कि हम सत्ता में बन जाए। तो सत्ता में बनने के लिए आपको पहले जनता के दिलों में उतरना होगा। सही बात है, बिल्कुल। आपको जनता को पूर्ण विश्वास दिलाना होगा कि हाँ दिल से आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, हम जो है आपके मुद्दे उठाएंगे। आप सिर्फ विपक्ष की बात करते हो और सिर्फ आखिरी के जो 6 महीने होते हैं उसमें एक माहौल बनाने का कोशिश करते हो। जैसे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करती है उसी तरह आप करते हो। और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमारा मजहब भी सिखाता है कि सबको मिलकर साथ में चलना चाहिए और हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। चाहे हमें सत्ता मिले चाहे ना मिले, हम हमेशा सत्य के मार्ग और हमें आपत्ति नहीं। आएंगे चौबे जी, बोलिए चौबे जी। शारिक जी आएंगे आपके पास, चौबे जी के सुन लें पक्ष। बोलिए चौबे जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरा देश जानता है आप बता रहे थे भाई को भाई से लड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ने का काम आप पिछड़े आएंगे। शारिक जी थोड़ा सा धैर्य, करने का काम आप लोगों ने किया। शारिक जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, 1 मिनट सुन लेने दीजिए उनका पक्ष। आपके पास ही आएंगे, भाई से लड़ने का काम किया। तुमको आएंगे। शारिक जी आपके पास आएंगे। चंद्रमणि जी की बात तो सुन लेने दीजिए भाई। शारिक जी आएंगे आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज, थोड़ा सा धैर्य। बोलिए चौबे जी। अगर अच्छा बोलना तो अच्छा सुनना भी सीख लो। अरे मेरी बात अच्छा बोलना सीख लो। मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी, आज आप पिछड़ा अगड़ा ये सब राजनीति क्यों कर रहे भाई? पिछड़ा क्यों पिछड़ा रह गया? इतने वर्षों तक कांग्रेस रही, आदरणीय मुलायम सिंह रहे, आदरणीय अखिलेश जी रहे, आज भी पिछड़े आप क्यों है भाई? क्यों पिछड़े? अगर पिछड़े इसलिए क्योंकि आपको नींबू की तरह निचोड़ा, खाली वोट लिया और एक किनारे फेंक दिया। आपको शिक्षा
को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसे कोई कानून नहीं बनाया जी। कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई बहनें आगे बढ़ सके। ये 3 तलाक देकर बहनों के, माताओं के मरहम लगाने का काम किसने किया भाई? मोदी जी ने ही किया है। क्या आपने किया? एक महिला, कभी सोचिए ना, एक मातृत्व को कितनी झेलना पड़ता है। आप कहीं से आ रहे होते हो, कहीं बोलते तलाक 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 हो गया। संविधान से खिलवाड़ तो आप करते हो बार बार। संविधान को आपने तार तार करके रखा हुआ। अगर संविधान को तार तार नहीं किया, आप लोग सरकार रही, कांग्रेस की रही, सपा की रही, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक भाई बहनों का कहीं ना कहीं विश्वास जग रहा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि देश का विकास, हमारे बच्चों का विकास और भविष्य कहां पर है जी। और सिर्फ राजनीति की बात करने वालों को तो भाई दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका स्पष्ट कारण है क्योंकि आप राजनीति करते हो खाली सत्ता में आने के लिए, और हम राजनीति करते हैं यदि सत्ता में आए तो सबके लिए कार्य करने के लिए। आप अभी कह रहे थे, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कानपुर हाईलाइट में चले जाइए, आप देखिए सबसे ज्यादा भीड़ किस वर्ग की मिलेगी आपको। तो मेरी बात सुनिए, लेकिन भाजपा ने मेहनत करके, परिश्रम करके अपना स्थान बनाया, जनता में विश्वास जगाया, और विश्वास का ही आज एक क्रांति बनके आया कि पश्चिम बंगाल में सुपड़ा लोगों का साफ हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की सिर्फ राजनीति कर रहे थे, वोटों की राजनीति कर रहे थे।